इसी तरीके से ये लोग एसटी का सूची में आएंगे तो हमारा यहाँ का जितना भी आरक्षण नौकरी में मिलता है सभी ये लोग ले जाएंगे, शिक्षा संस्थान में मिलता है वो भी ले जाएंगे, और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी जगह ये लोग देखिएगा कि हमारा हकमारी करेंगे। तो ये इसलिए नुकसान है, इसलिए सभी आदिवासी समुदाय इसका विरोध करते हैं। 1300 गाँव इनको अफीम की खेती में के लिए दिया गया था, और इसको आदिवासी लोग अफीम कुर्मी भी बोलते थे। तो ये अंग्रेज का डॉक्यूमेंट में ये ब्रिटिश का तर्क है कि अगर अफीम के खेती के लिए हमको लाया गया था तो आज तो कोई कुर्मी समुदाय का लोग अफीम का खेती नहीं करता है, मुंडा समाज के लोग करते हैं, खूंटी में देख लीजिए, या गुमला सिमडेगा उधर पलामू में लोग करते हैं। तो हम कर रहे होते अगर हमारे पूर्वज अगर ऐसा कर रहे होते तो। ये छोटा नागपुर पे कौन आया? क्या ऐतिहासिक दस्तावेज है उनके पास? लोग तो कहते हैं, उनको लोग नहीं, ये इतिहासकार लोग कहते हैं कि ये लोग मराठा साम्राज्य के आक्रमण से जो मध्य भारत से धीरे धीरे साउथ छोटा नागपुर के साइड में आए, और ये लोग खेतीहर लोग थे, और मराठा साम्राज्य के वहाँ मतलब मराठा शासक के ये लोग सैनिक के रूप में भी काम करते थे। ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं, संथाल समुदाय के लोग, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, असुर, इस प्रकार के, इनको क्या नुकसान होगा? नुकसान उसी तरीके से होगा जिससे हमें केंद्र सरकार की नियुक्तियों में नुकसान हो रहा है। आज देखिए यूपीएससी, एसएससी सभी जगह मीना जो ट्राइब्स नहीं है वो लोग का हमारा स्टेटस ले करके आज सभी जगह सरकारी नौकरी खा जा रहे हैं आदिवासियों का। उसी तरह से राज्य में एक डोमिनेंट कास्ट है, आप इनका बोली से, इनका रहन सहन से आपको पता चल जाएगा कितना डोमिनेंट है। इस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने अभी शोध विधि के बारे में बताया था, ये लोग न्यूज़ चैनल में पढ़ रहे थे, पहला लाइन नहीं पढ़ रहे थे, दूसरा लाइन पढ़ रहे थे कि आंकड़ों का संकलन में असहभागिता अवलोकन विधि का सहायता। कि किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है उसको बाहर निकालना होगा। एक न्यूट्रल सोच के साथ पढ़िएगा, तब आपको उस फैक्ट के बारे में पता चलेगा सही है या गलत है या बायस्ड है। क्या हो रहा है ना कि कुर्मी समुदाय के जो स्कॉलर्स हैं वो भी जो है डेटा पेश कर रहे हैं, फैक्ट लेकर आ रहे हैं, और इधर जो आदिवासी समुदाय से लोग हैं वो लोग भी डेटा और फैक्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। 1.8% केवल एसटी का पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल में आता है। चलिए अब मैं दूसरा स्टेट के बारे में बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश 68.8% पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं आता है। नागालैंड आपका 86.5% पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आता है। पॉपुलेशन एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है 6 शेड्यूल। हम लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये मत समझे कि आदिवासी बेवकूफ़ है, हम बोलेंगे 50% हो गए तो मेरा 6 शेड्यूल हो जाएगा और हम आपकी मांग को समर्थन कर देंगे। तो आदिवासी भी पढ़ा लिखा है, आपके पास 1-2 रिसर्च स्कॉलर होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे लाखों रिसर्च स्कॉलर है, और हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करके ही हम लोग कुछ भी बात को, फैक्ट को मीडिया के सामने रखते हैं। हास्यास्पद बात है, मैं कुछ दिन पहले मैं एक फैक्ट रखता, ये लोग जो 1913 और 31 का जो गजट नोटिफिकेशन के बारे में हमेशा फ्रंट फुट में उसी से खेलते थे, मैं जब से उसका कटाक्ष करने लगा तब से वो लोग उस पर बैकफुट पे आ गया। अब रिजले केवल खेल रहे हैं। धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाने से ही एसटी दर्जा नहीं दिया जा सकता। अगर कोई एसटी क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो एसटी ही बना रह जाता है, ऐसा क्यों? धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाने से ही एसटी दर्जा नहीं दिया जा सकता। अगर कोई एसटी क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो एसटी ही बना रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? रिलीजियन इज पर्सनल, ठीक है, तो रिलीजियन और आर्टिकल 25 के तहत आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना मान सकते हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है। का मूल निवासी हूँ मैं, कल को अगर मैं बैंगलोर चला गया, क्या मैं कर्नाटका का वहाँ एसटी का बेनिफिट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो माइग्रेट करके मैं काम करने के लिए गया हूँ। तो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन मेरा झारखंड है, तो हमको झारखंड में ही रिजर्वेशन मिलेगा। और ये वेल सेटल से ही अलग हुए हैं, और एक संथाल अलग हुआ, और हम लोग कुर्मी लोग एक ही बाप के 2 अलग अलग बेटे हैं। बोलते हैं ऐसा संभव है क्या? ये मतलब कभी 65,000 साल पहले ले जाते हैं, एचएस रिजले को कोट करके अपने आप को द्रविडियन भी बोलते हैं, फिर कभी संथाल का भाई भी बोलते हैं। तो ये खुद पहले क्लियर हो जाए कि आपका कौन सा फैक्ट सही है, उसके बाद आप मीडिया के सामने। 2011 का जनगणना डेटा भी निकाल के देख लीजिए। इस राज्य में जो आदिवासी हैं, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सरना भी है। आप यही नहीं, आप चले जाइए राजस्थान साइड, गुजरात साइड, वहाँ के आदिवासी नहीं है, आदिवासी है लेकिन कौन सा धर्म को मानते हैं? हिंदू को धर्म को मानते हैं, लेकिन आदिवासी है ना। आप चले जाइए कश्मीर की ओर, कश्मीर में आदिवासी नहीं है, आदिवासी है लेकिन कौन सा धर्म को मानते हैं? मुस्लिम धर्म को मानते हैं। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट के साइड, क्या वहाँ आदिवासी नहीं है? वहाँ भी आदिवासी, वहाँ कौन सा धर्म को मानते हैं? वहाँ पर क्रिश्चियन। हास्यास्पद बात है कि ये लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं कि पटक के मार देना चाहिए। क्या एक सरकारी संस्था को आप पटक के मार सकते हैं?
क्या इनके पास अधिकार है? खुद इस बात को रखते थे और बोलते थे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन करके। इस बात को उन्होंने ये मुजफ्फरपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें कि मानभूम के प्रतिनिधि भी जा करके इस बात को रखे थे कि हम लोग जो मानभूम के जो कुर्मी हैं वो हम लोग भी क्षत्रिय हैं और हम लोग आदिवासी नहीं, हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब नहीं है, हम लोग एबोरिजिन्स नहीं है। जिसके बाद फिर ये लोग जो सेंसस ऑफिसर थे उनके समक्ष भी ये लोग इस बात को रखे थे। जिसके बाद 1931 में भी किसी भी तरीके से ये लोग सेंसस में देखिए एग्रीकल्चर कास्ट में रखा गया कि तमगड़िया को, लोहरा को, भोक्ता को, कई और अन्य लोगों को एसटी सूची में शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि भाई फिर कुर्मियों से क्या दिक्कत हो रही है, हम तो 1950 से पहले जो है हम आदिवासी ही थे। कार्मिक विभाग के द्वारा, केंद्र सरकार के डीओपीटी के द्वारा भी ये वेल सेटल लॉ है, संकल्प निकला हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा भी, और सुप्रीम कोर्ट भी कई मामले में इस चीज़ को फैसला दे चुकी है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट आप अपना स्टेट में ही ले सकते हैं। असम में इसलिए नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट ट्राइब है, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए लोकेलिटी और प्लेस ऑफ ओरिजिन होना ज़रूरी है। वो माइग्रेंट है, माइग्रेट करके वहाँ गए हैं टी गार्डन में काम करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पर रिजर्वेशन का उस स्टेट में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, डीएनए है तो प्रूफ करके दीजिए, आप डेटा पब्लिक डोमेन में लाइए, आप फैक्ट एंड फिगर को पब्लिक डोमेन पे लाइए। मैं मुंह से बोल दूंगा कि मेरा 20,000 साल पुराना इतिहास, तो क्या आप मान 35 से 75 आयु वर्ष के लोगों के साथ बैठ करके डेटा कलेक्ट किया गया है, साक्षात्कार लिया गया है, उसके बाद ये मतलब रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। तो ये जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह से अधूरा जानकारी के साथ ये कर रहे हैं। ये दावा कर रहे थे कि अगर हम लोग को एसटी में रहता तो हम लोग का ज़मीन को प्रोटेक्शन मिलता। अरे भाई, इसके तहत तो आपका ज़मीन को भी प्रोटेक्शन मिल ही रहा है। तो जब सीएनटी एक्ट का अधूरा जानकारी रखना घातक होता है। मेरे पास ये कास्ट लिस्ट है सीएनटी एक्ट का, इसमें कुल मिलाकर के अभी 32 से 33 ट्राइब्स हुए हैं। पुरान को लास्ट में ऐड किया गया है। काका कालेकर कमेटी बना था और 1955 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। कुर्मी को तो बैकवर्ड कास्ट में रखे थे। इसके बाद जब आपका मंडल कमीशन बना उसमें भी आपका कुर्मी लोग को बैकवर्ड कास्ट में रखे हैं, बैकवर्ड क्लासेस में रखे। तो फिर कहाँ आप बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में? आप दत्त थे। जोहार, नमस्कार। झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मियों का मुद्दा जोरों से तुल पकड़ रहा है और तुल इस प्रकार से पकड़ लिया है कि आदिवासी समाज भी अब खुल के विरोध करने लगा है। जैसा कि आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे कि लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गया है दोनों तरफ से। कल 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय के लोग झारखंड के 40 स्टेशन पर जो है रेल टेका डहर छेक आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो भी एक प्रकार से धरना देंगे। तो बहुत सारी जो है बातें निकल कर आई है। लाली कमीशन का लोग हवाला दे रहे हैं, लुकुर कमेटी का हवाला दे रहे हैं, 65,000 पुराना डीएनए बता रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदिवासी समाज से आने वाले युवा नेता, सोशल एक्टिविस्ट शशि पन्ना जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस पूरे विषय में कि इनका क्या कहना है। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। भोकाल टीवी के सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। शशि जी, पूरा मामला आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि कुर्मी और कुनबी इसका तो आपने खुलासा कर दिया है कि क्या है अलग अलग चैनलों में। अभी कुर्मी समुदाय के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि लाली कमीशन में साफ साफ लिखा है कि झारखंड के 24% अनुसूचित जनजाति और 24% कुर्मी यानी गैर आदिवासी, इनको मिला के 48 से 50% आबादी होती है, तब जाके झारखंड का गठन हुआ है। मेरा इन लोगों का तथ्य सुन करके कभी कभी हंसी भी आता है। इनका अज्ञानता का लेवल आप देखिए। लाली कमीशन किस लिए बना था? क्या कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए बना था या अलग राज्य का मांग जो किया गया था उसका रिपोर्ट देने के लिए बना था? किस लिए बना था वो खुद एक स्पष्ट कीजिए। पहला। दूसरा चीज़ ये है कि आपका कोई संगठन है, मेरा कोई एक संगठन है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं कि अभी आदिवासी कुर्मी समाज करके ये संगठन बनाए हैं। मान लेते हैं कि ये लोग कोई डीसी, कराची डीसी को आवेदन दिए हैं कि आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा कल हम लोग को 20 तारीख से रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, एक आवेदन दिए हैं उसको। कल को अगर मान लीजिए डीसी उसी आधार पर एसपी या फिर एसडीओ को लॉ एंड ऑर्डर संधारित करने के लिए वो रेफरेंस लेके लिखते हैं कि आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है, इसलिए आप विधि व्यवस्था बनाए रखिए उस लेटर का रेफरेंस दे करके। तो क्या इसका मतलब सरकारी दस्तावेज में आपका रेफरेंस लिया जा रहा है तो क्या इसका मतलब आदिवासी हो गया क्या आप? इसी तरह का बात है। लाली कमीशन में भी जो इनका प्रतिनिधि जिस
आपका संगठन के नाम से वो अपना मांग दिए थे, उसी आधार पे उन्होंने रिकमेंडेशन किया, तो इसीलिए उनका वो लिखा हुआ है कि गैर सरकारी आदिवासी वर्ड लिखा हुआ है उसमें। तो इससे ये तो प्रूव नहीं होता है कि ये आदिवासी है, ये तर्क ही नहीं, लॉजिकल बात है कि वो ऐसा लिख दिए हैं। तो वैसे आप जिस संगठन के नाम पे जिस आधार पे, जैसे मैंने उदाहरण बताया, आप देंगे उसी आधार पे वो लेटर भी आगे फॉरवर्ड हो, ये सब इलॉजिकल है। ठीक है, पहला बात ये है। तो इसलिए लाली कमीशन वाला जो ये बात कर रहे हैं कि हम गैर सरकारी आदिवासी है, ये तर्कहीन है, ये फैक्चुअल एरर है इस पे, और ये आपको कहीं से भी प्रूफ नहीं करता है कि ये आदिवासी है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब झारखंड गठन हो रहा था तो हमको आदिवासी में गिन लिए, और जब झारखंड अलग हो गया तब जो है अब हमको अलग कर दिए। आदिवासी में कहाँ गिने हैं, डेटा दिखा दीजिए वो लोग। जब 1953 में आपका जो ओबीसी को काका कालेकर कमेटी बना था और 1955 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा, कुर्मी को तो बैकवर्ड कास्ट में रखे थे। इसके बाद जब आपका मंडल कमीशन बना, उसमें भी आपका कुर्मी लोग को बैकवर्ड कास्ट में रखे हैं, बैकवर्ड क्लासेस में रखे। तो फिर कहाँ आप बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में? आप तथ्य दिखाइए। हम तो आपको तथ्य दे रहे हैं कि आप काका कालेकर कमेटी का देख लीजिए, मंडल कमीशन का भी जो अनुशंसा था उसमें भी देख लीजिए, आप लोग को बीसी कैटेगरी में रखा गया। आप कैसे बोल दे रहे हैं आदिवासी? ये लोग कुछ भी मतलब बोल देते हैं। मैं इसलिए कहा कि इनका वक्तव्य सुन के कभी कभी हमको हंसी आता है कि कहाँ से ये लोग फैक्ट गैदर कर रहे हैं। एक और शशि जी फैक्ट है, वो बोल रहे हैं कि 1908 में सीएनटी एक्ट बना। बोल रहे हैं कि सीएनटी एक्ट में जिनकी जमीनें लाई गई थी वो कौन लोग थे। एचएस रिजले साहब ने भी जो है उनको डिफाइन किया है, कुर्मी समुदाय के लोग उस समय। देखिए, जब सीएनटी एक्ट का अधूरा जानकारी रखना घातक होता है। मेरे पास ये कास्ट लिस्ट है सीएनटी एक्ट का, इसमें कुल मिलाकर के अभी 32 से 33 ट्राइब्स हुए हैं। पुरान को लास्ट में ऐड किया गया है इस 2 साल पहले, और 22 एससी समुदाय हैं जो आपका सीएनटी एक्ट के अंदर उनका लैंड प्रोटेक्टेड है, और 51 ओबीसी कम्युनिटी है जिसका लैंड सीएनटी के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये लिस्ट आखिर बना कब? 1908 में तो एसटी एससी ओबीसी अलग अलग लिस्ट नहीं था, ये लगभग 1980 का दशक के आसपास ये अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद डाला गया है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हमको किस आधार पर डाला गया? ये खुद देखेंगे इसमें, तो इस पे सीएनटी एक्ट में इन लोग का बैकवर्ड क्लासेस का जो लिस्ट है उसमें ये लोग को डाला गया है। तो आपको सिर्फ सीएनटी एक्ट में एसटी का ज़मीन नहीं है, एससी का भी है, ओबीसी का ज़मीन है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि सीएनटी एक्ट में ज़मीन है तो हम भी आदिवासी हो गए, अबोरिजिन, ये पूरी तरह से गलत है। सीएनटी एक्ट में एससी एसटी ओबीसी तीनों का है, बस फ़र्क इसमें यह है कि एसटी का ज़मीन एसटी ही ले सकता है डीसी का परमिशन से विद इन सेम पुलिस स्टेशन। एससी और ओबीसी का ज़मीन डीसी का परमिशन के आधार पर विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट में वही बीसी और एससी कम्युनिटी के लोग ले सकते हैं, बस फर्क यही है। तो ये आधार गलत है? ये आधार गलत है। जस्ट बिकॉज कि आपका लैंड भी सीएनटी में आता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप आदिवासी हैं। ये तर्कहीन बात है। और इसका एक और दावा होता है कि मैं आप लोग का इंटरव्यू सुन रहा था, एक और ये दावा कर रहे थे कि आपने सर सवाल पूछा था कि क्यों आप लोगों को हटाया, तो ये दावा कर रहे थे कि अगर हम लोग को एसटी में रहता तो हम लोग का ज़मीन को प्रोटेक्शन मिलता। अरे भाई, इसके तहत तो आपका ज़मीन को भी प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको सेक्शन 49 के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ तक कि जो एसटी लैंड भी सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, उसको भी राज्य सरकार चाहेगा तो सेक्शन 49 के तहत माइनिंग और इंडस्ट्रीज पर्पस से एक्विजिशन कर सकता है। तो ये क्या लॉजिक दे रहे हैं? सब बहाना है, तर्कहीन बात है ये। अच्छा, ये जो अंग्रेजों के समय का डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उस समय जो है हम लोग जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे, तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ रहा है आखिर? देखिए, प्री इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट दोनों का अवलोकन करना ज़रूरी है। जो एच रिजले के बारे में इनको जिक्र करते हैं, एक्चुअल में देखेंगे उनका मैं भी पढ़ रहा था, बहुत सारा फैक्चुअल एरर है उस बुक में। मुंडा को द्रविडियन बोल दिया, बल्कि आप जानते हैं मुंडा द्रविडियन नहीं है। एच रिजले के बारे में इनको जिक्र करते हैं, एक्चुअल में देखेंगे उनका मैं भी पढ़ रहा था, बहुत सारा फैक्चुअल एरर है उस बुक में। मुंडा को द्रविडियन बोल दिया, बल्कि आप जानते हैं मुंडा द्रविडियन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से इनको भी लाइकली टू बी अ द्रविडियन कह दिए हैं, बल्कि इनका लैंग्वेज जो है द्रविडियन से कहीं मेल नहीं खाता, इंडो आर्यन लैंग्वेज है इनका। तो ये बहुत सारा फैक्चुअल एरर है उसमें, और सिर्फ 6 साल के अंदर में वो बुक पब्लिश किया गया है। 1885 से लेकर 1885 से लेकर के 1891 तक रिसर्च हुआ है, और ये पूरा बंगाल के ट्राइब्स और कास्ट के बारे में लिखा हुआ था। देखिए, कुर्मी, कुड़मी और कुणबी एक ही है, एक्चुअल में देखा जाएगा, बस उच्चारण का फर्क है। अब दूसरे राज्य में चलेंगे, बिहार में, तो वहाँ रा का ज़्यादा उच्चारण होता है।
और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो ड़ा का ज़्यादा उच्चारण होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कुर्मी के नाम से जाना जाता है। क्या एक 6 साल में पॉसिबल है कि इन डेप्थ आप एक एक कम्युनिटी को बंगाल का पढ़ ले और उसके बाद अध्ययन एक रिपोर्ट दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक पीएचडी स्कॉलर होने के नाते आपको कोई भी रिसर्च करने में लगभग मिनिमम 3 से 4 साल 5 साल लग ही जाता है, या 6 साल भी लग जाता है सिर्फ एक कम्युनिटी पे स्टडी करने पे। ये तो एक जनरलाइज स्टडी है, ये किसी भी तरह का एक सिंगल कम्युनिटी के पे स्टडी नहीं किया गया, एक जनरलाइज स्टडी है। जैसे एससी रॉय ने स्टडी किया था, वो एक स्पेशलाइज था। फॉर एग्जांपल मुंडाज एंड देयर कंट्री, वो केवल मुंडाओं के ऊपर में था, उरांव लोग के बारे में था, तो उरांव के बारे में केवल था वो। उसी तरह से खड़िया हो गया तो खड़िया के केवल बारे में था, तो एक स्पेशलाइज स्टडी था, उसमें पूरा इन डेप्थ डिटेल्स दिया हुआ था। लेकिन जो एच.एस. रिजले बोल रहे हैं वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, वो ऊपरी सतह तौर पर रिसर्च किया गया है, और उसमें बहुत सारा फैक्चुअल एरर है जो बाद में बहुत सारे इतिहासकार हो या सोशियोलॉजिस्ट लोग हो उसको बाद में उसको करेक्ट भी किए हैं। अभी इन दिनों टीआरआई का जिक्र बहुत हो रहा है शशि जी, तो कुर्मी समुदाय के लोग ये भी कह रहे हैं कि टीआरआई वाले को तो पटक के मार होना चाहिए। ये गलत सलत रिपोर्ट पेश कर दिया है, 3 जगह पर जो ये लोग सर्वे किया है और कुर्मियों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत दिखा दिया है। बड़ा हास्यास्पद बात है कि ये लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं कि पटक के मार देना चाहिए। क्या एक सरकारी संस्था को आप पटक के मार सकते हैं? क्या इनके पास अधिकार है? पटक के मार के दिखा दीजिए, कल आपको अंदर कर दिया जाएगा। और आपका जो दावा था टीआरआई के बारे में कि 3 गांव में केवल सर्वे किया गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये अध्याय 2 है, आप लोग को मैं ये डेटा भी दे दूंगा, सारा कुछ दे दूंगा। आप कैमरा में भी इसको एक साइड व्यू करके दिखा दीजिएगा। ये शोध विधि में क्लियरली कहे हैं, कुल मिलाकर के एक 92 विलेजेस में सर्वे हुआ है, जो कुर्मी बहुल का विलेजेस है, 92 विलेजेस में। और इसमें एक एक गांव का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे रांची जिला में कौन कौन प्रखंड है, सिल्ली, बुंडू, टमाड़, कांके, नामकुम। हजारीबाग जिला हो गया, उसमें रामगढ़ हो गया, फिर बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सभी जिले के जितने प्रखंड हैं और उसके बाद उसके गांव का नाम है। 92 गांव बोलते बहुत, अभी लंबा समय चला जाएगा। तो ये सभी जगह में रिसर्च हुआ है, सभी जगह में जाकर के डेटा कलेक्ट किया गया है, बल्कि इसमें लिखा भी हुआ है कि 35 से 75 आयु वर्ष के लोगों के साथ बैठ करके डेटा कलेक्ट किया गया है, साक्षात्कार लिया गया है, उसके बाद ये मतलब रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। तो ये जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह से अधूरा जानकारी के साथ ये कर रहे हैं दावा। एक और दावा सुन रहे हैं कि 65,000 पुराना जो है हमारा डीएनए है। डीएनए है तो प्रूफ करके दीजिए, आप डेटा पब्लिक डोमेन में लाइए, आप फैक्ट एंड फिगर को पब्लिक डोमेन पे लाइए। मैं मुंह से बोल दूंगा कि मेरा 20,000 साल पुराना इतिहास, तो क्या आप मान लीजिएगा? हमको प्रूफ करना पड़ेगा उसको सारा डेटा के साथ, एविडेंस के साथ। तो ये तरकीन बात आप पब्लिक डोमेन में लाइए। इनका जो एक एडवोकेट है वही एक नया कॉन्सेप्ट अभी लेटेस्ट में लेके आए हैं कि 65,000 साल से रह रहे। कभी अपने आप को द्रविडियन भी बोलते हैं, कभी ये लोग बोलते हैं कि हम लोग संथाल के ही एक ही संथाल से ही अलग हुए हैं और एक संथाल अलग हुआ और हम लोग कुर्मी लोग एक ही बाप के 2 अलग अलग बेटे हैं बोलते हैं। ऐसा संभव है क्या? ये मतलब कभी 65,000 साल पहले ले जाते हैं, एच.एस. रिजले को कोट करके अपने आप को द्रविडियन भी बोलते हैं, फिर कभी संथाल का भाई भी बोलते हैं। तो ये खुद पहले क्लियर हो जाए कि आपका कौन सा फैक्ट सही है, उसके बाद आप मीडिया के सामने इसको रखें। जयराम महतो जेल कैंप के नेता हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। उनका कहना है कि आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी जन्म से बनते हैं, आप भी कह रहे हैं कि आदिवासी जन्म से पैदा होते हैं। लेकिन उनका कहना है कि झारखंड में कुर्मी को छोड़ दे तो आज 37 से 38 जनजाति हैं। पहले सिर्फ 12-14 लोग थे, बाकी 20 से 22 लोग कहाँ से पैदा हो गए? देखिए 37 से 38 जनजाति नहीं है, 32 थे, अभी 33 हुआ है। ठीक है, इसको फैक्चुअल एरर है, इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। अब जिस इंटरव्यू के बारे आप जिक्र कर रहे हैं, मैं भी सुना था कि वे बोल रहे थे कि अगर जन्म से लेते हैं तो आसाम में क्यों नहीं है स्टेटस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसाम में इसलिए नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट, ट्राइब है वो, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए लोकेलिटी और प्लेस ऑफ ओरिजिन होना ज़रूरी है। वो माइग्रेंट है, माइग्रेट करके वहाँ गए हैं टी गार्डन में काम करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पर रिजर्वेशन का उस स्टेट में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसीज आता है उसमें वो बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे मैं आसाम में जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी जो गए हैं, वो आज भी उनका खतियान, यहाँ पर खतियान में नाम दर्ज है उनका पूर्वज का, वो यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसमें वो एसटी कैटेगरी में ही भरते हैं। तो उसको जानकारी नहीं है, तो जानकारी तथ्य को कलेक्ट कर ले, उसके बाद कुछ भी मीडिया के सामने में। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ पर जैसे झारखंड में मुंडा, संथाल, उरांव एसटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आसाम की बात करें तो वो लोग यही समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बोले तो माइग्रेट करके गए हैं, वो एज अ वर्कर गए हैं, टी गार्डन में काम करने के लिए अंग्रेज वहाँ ले गए थे।
अब हम ही अगर आज मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ, मैं कल को अगर मैं बैंगलोर चला गया क्या मैं कर्नाटका का वहाँ एसटी का बेनिफिट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो माइग्रेट करके मैं काम करने के लिए गया हूँ। तो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन मेरा झारखंड है, तो हमको झारखंड में ही रिजर्वेशन मिलेगा। और ये वेल सेटल लॉ है, ये कार्मिक विभाग के द्वारा, केंद्र सरकार के डीओपीटी के द्वारा भी ये वेल सेटल लॉ है, संकल्प निकला हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा भी। और सुप्रीम कोर्ट भी कई मामले में इस चीज़ को फैसला दे चुकी है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट आप अपना स्टेट में ही ले सकते हैं। सवाल यह है कि तमगड़िया को, लोहरा को, भोक्ता को, कई और अन्य लोगों को एसटी सूची में शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि भाई फिर कुर्मियों से क्या दिक्कत हो रही है? हम तो 1950 से पहले जो है हम आदिवासी ही थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, अलग अलग प्रकार के जो जनजाति थे वही थे हम लोग। 1950 से पहले कोई आदिवासी का ऐसा सूची नहीं हुआ करता था। पहली बात, अंग्रेज जो है अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे बहुत सारे सूची पब्लिश कर रहे थे, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता है कि ये आदिवासी थे या नहीं थे। और जनगणना की बात करते हैं आप, 1931 का जनगणना डेटा देख लीजिए, उसको एग्रीकल्चर कास्ट में लिखा गया है, क्यों क्लियर है। और मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ, ये लोग खुद, जब ये लोग को इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखा गया था, तो ये समुदाय खुद इस बात को रखते थे और बोलते थे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन करके इस बात को उन्होंने ये मुजफ्फरपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें कि मानभूम के प्रतिनिधि भी जा करके इस बात को रखे थे कि हम लोग जो मानभूम के जो कुर्मी हैं वो हम लोग भी क्षत्रिय हैं और हम लोग आदिवासी नहीं है, हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब नहीं है, हम लोग एबोरिजिन्स नहीं है। जिसके बाद फिर ये लोग जो सेंसस ऑफिसर थे उनके समक्ष भी ये लोग इस बात को रखे थे। जिसके बाद 1931 में भी किसी भी तरीके से ये लोग को सेंसस में देखिए एग्रीकल्चर कास्ट में रखा गया है, ये लोग को क्षत्रिय रखा गया है। तो ये जो दावा कर रहे हैं ये 1950 से पहले थे, वो गलत है। आप एक 1931 का देख लीजिए। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट हुआ, संविधान बना, तो संविधान के तहत किसी भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए एक अपना अलग प्रक्रिया बना। अगर कोई भी डिमांड राज्य सरकार के पास आता है किसी को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए, तो उसका एक प्रक्रिया है। राज्य सरकार टीआरआई जो वहाँ उसका शोध जनजातीय शोध संस्थान है, वहाँ पर उनको एक एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट करवाती है। उसके बाद फिर स्टडी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार केंद्र के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को फर्दर स्टडी के लिए और इसको देखने के लिए ये भेजती हैं। फिर वहाँ से जब सारा स्टेज पास हो जाने के बाद तब जा करके इनको है कि आपका लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास होता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकल करके एसटी का सूची में पब्लिश किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है। ये तो संविधान बनने के बाद ये प्रक्रिया स्थापित हुआ। लोकूर कमेटी के द्वारा भी 5 क्राइटेरिया दिया गया और उस क्राइटेरिया के आधार पर टीआरआई ने रिसर्च करके दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इनका डिमांड को खारिज कर दिया। एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा था कि आप पूछिएगा शशि जी से। लिखा है उन्होंने कि क्या सिर्फ हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाने से ही एसटी दर्जा नहीं दिया जा सकता? अगर कोई एसटी क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो वो एसटी ही बना रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्राइब्स का कोई रिलीजन नहीं होता, एक रेशियल कम्युनिटी होता है। ट्राइब्स, ये सच्चाई है। आप 2011 का जनगणना डेटा भी निकाल के देख लीजिए। इस राज्य में जो आदिवासी हैं, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सरना भी है। आप यही नहीं, आप चले जाइए राजस्थान साइड, गुजरात साइड, वहाँ के आदिवासी नहीं है, आदिवासी है लेकिन कौन सा धर्म को मानते हैं? हिंदू को धर्म को मानते हैं, लेकिन आदिवासी है ना। आप चले जाइए कश्मीर की ओर, कश्मीर में आदिवासी नहीं है, आदिवासी है लेकिन कौन सा धर्म को मानते हैं? मुस्लिम धर्म को मानते हैं। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट के साइड, क्या वहाँ आदिवासी नहीं है? वहाँ भी आदिवासी, वहाँ कौन सा धर्म को मानते हैं? वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तो ये कहीं से भी पैमाना नहीं है कि ट्राइब्स, रिलीजियस से आपको ट्राइब्स का डेफिनेशन मिलता है। रिलीजियन इज पर्सनल, ठीक है। तो रिलीजियन और आर्टिकल 25 के तहत आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है। तो शशि जी, सवाल ये है कि जैसे कि कोई एसटी अगर हिंदू बनता है या मुस्लिम बनता है तो उसको लाभ मिलेगा एसटी होने का? अभी तक तो लाभ मिलते आ रहा है। आप, मैंने कहा ना, झारखंड में ही आप देखेंगे तो लगभग 37 से अधिक परसेंटेज ट्राइब्स जो हिंदू में कॉलम में टिक किए हुए हैं। 44% के करीब केवल सरना धर्म को मानते हैं। बाकी लगभग 14.5-15% के आसपास लगभग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तीनों धर्म मानने वाले को आखिर एसटी का स्टेटस है ना।
मिल रहा है, रिजर्वेशन का ही बेनिफिट मिल रहा है। और मैंने भी जितना भी वक्तव्य दिया है, मैंने कभी बोला कि वो हिंदू है तो वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं? तो ये सब फालतू बकवास है आपका। मैं धर्म के आधार पे मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट के आधार पे काउंटर कर रहा हूँ। एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो है झारखंड में 12 जो जिला है और 2 जिला के 2 प्रखंड है, ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है। अगर कुर्मी को एसटी सूची में शामिल कर दिया जाएगा तो हमारी यहाँ पर आदिवासियों की आबादी 50% से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाएंगे। बड़ा हास्यास्पद बात है। मैं कुछ दिन पहले मैं एक फैक्ट रखता, ये लोग जो 1913 और 31 का जो गजट नोटिफिकेशन के बारे में हमेशा फ्रंट फुट में उसी से खेलते थे, मैं जब से उसका कटाक्ष करने लगा तब से वो लोग उस पर बैक फुट पे आ गए। अब रिजले रिजले केवल खेल रहे। अब मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ 4 राज्य है 6 शेड्यूल में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मैं आपको डेटा देना चाहता हूँ। असम में आप खुद देखिए, इसमें डेटा भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। पॉपुलेशन 50% से कम है एसटी का, फिर भी वो 6 शेड्यूल में है। इसके बाद अगर आप चले आएंगे त्रिपुरा में 31.8% केवल एसटी का पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल में आता है। चलिए अब मैं दूसरा स्टेट के बारे में बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश 68.8% पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं आता है। नागालैंड आपका 86.5% पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आता है। पॉपुलेशन एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है 6 शेड्यूल का, ठीक है? तो ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये मत समझे कि आदिवासी बेवकूफ़ है, हम बोलेंगे 50% हो गए तो मेरा 6 शेड्यूल हो जाएगा और हम आपकी मांग को समर्थन कर देंगे। तो आदिवासी भी पढ़ा लिखा है, आपके पास 1-2 रिसर्च स्कॉलर होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे लाखों रिसर्च स्कॉलर है और हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करके ही हम लोग कुछ भी बात को, फैक्ट को मीडिया के सामने रखते हैं। शशि जी, क्या हो रहा है ना कि कुर्मी समुदाय के जो स्कॉलर्स हैं वो भी जो है डेटा पेश कर रहे हैं, फैक्ट लेकर आ रहे हैं, और इधर जो आदिवासी समुदाय से लोग हैं वो लोग भी डेटा और फैक्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं कल एक न्यूज़ चैनल डिबेट में था जी। वहाँ पर इनके एक रिसर्च स्कॉलर हो या फिर इनके जो भी बोलिए, इनके समाज के एक अगुआ अधूरी जानकारी को लेकर के बात को रख रहे थे। काउंटर भी मैंने किया और ये तथ्य के साथ वहाँ पर एक प्रूफ भी होगी। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टडी करना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है उसको बाहर निकालना होगा। एक न्यूट्रल सोच के साथ पढ़िएगा, तब आपको उस फैक्ट के बारे में पता चलेगा सही है या गलत है या बायस्ड है। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर पढ़ने से पहले अगर आप पहले से दिमाग में प्री कंसीव्ड आइडिया डाल के रखिएगा तो फैक्ट हमेशा आपको बायस्ड ही लगेगा और गलत ही लगेगा, ठीक है? कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने अभी शोध विधि के बारे में बताया था। ये लोग न्यूज़ चैनल में पढ़ रहे थे, पहला लाइन नहीं पढ़ रहे थे, दूसरा लाइन पढ़ रहे थे कि आंकड़ों का संकलन में असहभागिता अवलोकन विधि का सहायता ली गई है, ठीक है? कल ये एकदम डंके के चोट पे बोल रहे थे, ठीक है? तो मैंने इसको काउंटर किया कि असहभागिता नहीं है, ठीक है ना? जो आप असहभागिता बोल रहे हैं वो दूसरा चीज़ है, जिसको मैं अभी अब एक्सप्लेन कर दूंगा। 92 गांव, जैसे मैंने पहले बताया, 92 गांव में जाकर के हुआ था। तो मैंने, यहाँ की एंकर ने भी, वहाँ जो मॉडरेटर थे उन्होंने भी क्रॉस किया और मुझे पढ़ने को कहा और मैंने पढ़ के बताया। उससे पहले जो लाइन लिखा हुआ है इसमें ये क्लियर लिखा हुआ, आप लोग टीवी में भी, आप अपना चैनल में भी ये दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त चयनित गांव में जाकर 35 से 75 आयु वर्ष के कुर्मी कुर्मी महतो जाति के पुरुषों से सामूहिक चर्चा वर्ड यूज है, ठीक है, साक्षात्कार निर्देशिका के आधार पर की गई है। पहला लाइन ये है। उसके बाद दूसरा लाइन क्या है, ये वर्ड को भी लोग छोड़ते हैं। क्षेत्रीय आंकड़ों का संकलन में, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय आंकड़ों का संकलन क्या होता है? ये सेकेंडरी डेटा है। तो सेकेंडरी डेटा का जो अवलोकन है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो, गजेटियर हो, कोई बुक्स हो या फिर आर्टिकल हो या न्यूज़ हो, उसको तो भाई आप कोई भी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। मेरा कहने का मतलब है प्राइमरी, देखिए 2 तरह का है। आपका प्राइमरी डेटा जो है वो फील्ड में जाके लिया हुआ है। सेकेंडरी डेटा जो इसमें क्लियरली लिखा है, क्षेत्रीय आंकड़ों का संकलन में असहभागिता, क्षेत्रीय आंकड़ा का संकलन में, ये टर्म को समझना जरूरी है। तो ये अधूरा पढ़ करके, अधूरे जानकारी के साथ भी कुछ भी ये लोग बक देते हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग का प्री कंसीव्ड आइडिया को बाहर निकालिए, न्यूट्रल होके पढ़िए, उसके बाद बयान दीजिए। ये कुर्मी और कुर्मी, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बार ब्रैकेट में हम लोग को भी लिखना पड़ता है ऐसे करके, स्लैश दे के। तो ये अलग है कि एक ही है? कुर्मी कब आया और कुर्मी कब आया शब्द? देखिए, कुर्मी, कुर्मी और कुणबी एक ही है। एक्चुअल में देखा जाएगा, बस उच्चारण का फर्क है।
अब दूसरे राज्य में चलेंगे बिहार में तो वहाँ रा का ज़्यादा उच्चारण होता है, और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो ड़ा का ज़्यादा उच्चारण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुड़मी के नाम से जाना जाता है। और मैंने पहले कहा कि इतिहासकार ऑप्शन जॉप्शन में भी इस चीज़ को किया है कि कुनबी, कुर्बी और कुड़मी एक है, ठीक है। तो ये उच्चारण का सिर्फ फर्क है। जैसे आप देखेंगे एक लंबा समय से प्रैक्टिस में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंद पीढ़ी, जो आज हिंद पीढ़ी के नाम से जाना जाता है, तो क्या इंड पीढ़ी और हिंद पीढ़ी दोनों अलग जगह है या से एक ही जगह है? एक ही जगह है। उसी तरह से आप देखेंगे दुरंडा आज के नाम से जाना जाता, पहले वो दुरंगदा के नाम से जाना जाता था। तो क्या दुरंगदा और दुरंडा एक ही जगह है या अलग अलग जगह है? बरियातू पे आते हैं। बरियातू को पहले बोलते थे बरिया हाथू, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि उसको बरियातू बोल रहे हैं। तो क्या बरिया हाथू और बरियातू एक ही जगह है कि अलग अलग है? तो कहने का मतलब यह है कि एक लंबा समय से जो नाम प्रैक्टिस में आता है तो उसको लोग यूजुअली बोलने लगते हैं, तो इसका इसीलिए उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि दोनों में भिन्नता है, दोनों एक ही है, बस बोलचाल की भाषा में ये भिन्नता आपको नजर आती ही है। तो ये जो दावा है कि बिहार के कुर्मी अलग है, झारखंड के कुर्मी अलग है, ये दावा क्या? बिल्कुल गलत है दावा, बिल्कुल। और इनके अभी हाल फिलहाल में राम टहल चौधरी जी का इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो भी इस बात का खंडन कर रहे थे। वो भी बोल रहे थे कि कुर्मी कुर्मी एक है, लोग बेकार का ही कचड़ा में फंस रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा, यहीं आप लोग लटक जाइएगा। उनके खुद नेता लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। अच्छा, एक अगर मान लीजिए, अगर ऐसी हम लोग मानते हैं, मान लीजिए कि अगर कुर्मी समुदाय को एसटी में सूचीबद्ध किया जाता है, तो जो यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, संथाल समुदाय के लोग, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, असुर, इस प्रकार के, इनको क्या नुकसान होगा? नुकसान उसी तरीके से होगा जिससे हमें केंद्र सरकार की नियुक्तियों में नुकसान हो रहा है। आज देखिए यूपीएससी, एसएससी सभी जगह मीना जो ट्राइब्स नहीं है वो लोग का हमारा स्टेटस ले करके आज सभी जगह सरकारी नौकरी खा जा रहे हैं आदिवासियों का। उसी तरह से राज्य में एक डोमिनेंट कास्ट है, आप इनका बोली से, इनका रहन सहन से आपको पता चल जाएगा कितना डोमिनेंट है ये लोग। इसी तरीके से ये लोग एसटी का सूची में आएंगे तो हमारा यहाँ का जितना भी आरक्षण नौकरी में मिलता है सभी ये लोग ले जाएंगे, शिक्षा संस्थान में मिलता है वो भी ले जाएंगे, और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी जगह ये लोग देखिएगा कि हमारा हकमारी करेंगे। तो ये इसलिए नुकसान है, इसलिए सभी आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। शशि जी, आप जानकार व्यक्ति हैं, रिसर्च करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में जो है पढ़ते हैं। सवाल ये है मेरा कि बहुत ये चर्चा हो रही है कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उस पर सबसे पहले कौन आया, कौन बसा, कहाँ से आया, इस पे बड़ी चर्चा हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए छोटा नागपुर पे कौन आया, क्या ऐतिहासिक दस्तावेज है उनके पास? लोग तो कहते हैं, उनको लोग नहीं, ये इतिहासकार लोग कहते हैं कि ये लोग मराठा साम्राज्य के आक्रमण से जो मध्य भारत से धीरे धीरे आपका ये इधर ये साउथ छोटा नागपुर के साइड में आए हैं, और ये लोग खेतीहर लोग थे, और मराठा साम्राज्य के वहाँ मतलब मराठा शासक के ये लोग सैनिक के रूप में भी काम करते थे। तो जैसा जैसे उनका क्षेत्र बढ़ते रहा, कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 1700 शताब्दी के आसपास, 1700 के आसपास में, 1730-40 के आसपास में, उस समय उनका छोटा नागपुर के एरिया में आना शुरू हुआ, आगमन हुआ। और उसके बाद फिर एक बार बहुत सारा गजेटियर में भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि 1300 गांव इनको अफीम की खेती में के लिए दिया गया था, और इसको आदिवासी लोग अफीम कुर्मी भी बोलते थे। तो ये अंग्रेज का डॉक्यूमेंट में ये ब्रिटिश का तर्क है कि अगर अफीम के खेती के लिए हमको लाया गया था तो आज तो कोई कुर्मी समुदाय का लोग अफीम का खेती नहीं करता है, मुंडा समाज के लोग करते हैं, खूंटी में देख लीजिए, या गुमला सिमडेगा उधर पलामू में लोग करते हैं। तो हम कर रहे होते, अगर हमारे पूर्वज अगर ऐसा कर रहे होते तो। देखिए खुद से करना बाय कास्ट उसका ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन अंग्रेज क्योंकि अफीम को एक कॉमर्शियलाइजेशन के तौर पे इसको दूसरे देश में, क्योंकि यहाँ पर अफीम का कंजम्पशन नहीं होता था, तो यहाँ पर अफीम उगा करके ये लोग दूसरे देश है जैसे चाइना हो या अन्य कंट्री को ये लोग अफीम का व्यापार करते थे अंग्रेज। तो देखते थे कि ये खेतीहर लोग हैं, ये लोग अच्छा खेती कर रहे थे, तो इसलिए इनको अफीम का खेती करने के लिए दिया गया था। मैं थोड़े बोल रहा हूँ कि इनका ऑक्यूपेशन है अफीम का खेती करने का, मैं तो कभी नहीं बोल रहा हूँ। अंग्रेज इनको अफीम का खेती करने के लिए दिए थे 1300 गाँव, जिसके बाद में विरोध भी हुआ था, बहुत जगह विद्रोह भी हुआ था। तो ये मैंने इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं कुर्मी समाज को नहीं बोल रहा हूँ कि वो अफीम का खेती करते थे, अंग्रेज उनसे अफीम का खेती करवाए थे। ये क्लैरिटी के साथ मैं कहना चाहता हूँ। ये बताइए कि दावा है उनका कि अगर
कुर्मी समुदाय या कुर्मी समुदाय अगर कहीं दूसरे जगह से आके छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसते तो आज कुर्मियों का 40,000 के करीब गांव नहीं होता। एक एक कुर्मी के पास 5-5 बीघा, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा जमीन है, चाहे गरीब से गरीब कुर्मी क्यों ना हो, तो कहाँ से आता है इतना? चलिए, आपने सही कहा। अब मैं बताता हूँ इसमें तथ्य के साथ। इसमें 2-3 चीज़ है, ठीक है। आप आदिवासी का ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे अभी से नहीं पहले से, तो उसमें देखेंगे ज़्यादातर आदिवासी जंगल के आसपास ही रहते हैं। हम जैसे मैंने कहा कि इनका नेचर था नोमैडिक थे और ये हंटर एंड गैदरर की तरीके से जानते थे, और इनका पूरा जो जीवन यापन भी है पूरी तरह से जंगल पे निर्भर था। जब वहाँ के कल मुन से लेकर के सारा चीज़ अपने जंगल पे ही निर्भर रहते थे और वहीं से अपना वनोपज लेते थे। तो इसलिए आप देखेंगे जितना भी जंगल के एरिया है उस साइड में आप देखेंगे खासकर प्लेन्स एरिया में ज़्यादातर आदिवासी नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपको इधर रांची के साइड में देखेंगे तो मुंडाज लोग मिलते हैं, क्योंकि वो लोग जंगल को साफ करके खुटकट्टी राइट्स बनाए हैं प्लेन एरिया को, इसलिए उसको खुटकट्टीदार भी कहा जाता है। इनका जो आप देखेंगे डेमोग्राफिक, ये आपका रिवर वैली सिविलाइजेशन, मैंने अभी कहा था रिवर वैली सिविलाइजेशन की तरह ये लोग दामोदर नदी और ये लोग स्वर्ण रेखा नदी के अगल बगल रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस साइड जहाँ पर खाली जगह था, जहाँ आदिवासी नहीं रहते थे, वहाँ पर ये बस गए। और झारखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, खासकर यहाँ के आदिवासी केवल जंगल पे निर्भर रहते थे और जंगल के अगल बगल ही रहते थे। और ये जो खाली जगह जो जितने भी आप बोल रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र हो चाहे इस साइड का, वहीं पर ये केवल पाए जाते हैं। इनका दावा तो अगर आप बोलेंगे तो ये भी बोल रहे थे, इनका एक प्रवक्ता देख रहे थे, इनका प्रवक्ता बोलिए या जो भी बोलिए, ये बोल रहे थे कि अल्बर्ट एक्का चौक से उधर हम लोग का एरिया है और इधर मुंडा लोग का एरिया है। क्या ये बात सच है? आप ओरमांझी में जाके देखिए, ओरमांझी में मुंडा लोग नहीं रहते हैं। आप उससे आगे चले जाइए, आपका बोकारो कोमिया साइड में भी देखिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये कुछ भी यहाँ पर मतलब बोल देते हैं अपना फैक्ट को डिफेंड करने के लिए। तो और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक समुदाय, मैं कल भी इस बात को कहा था न्यूज़ चैनल में कि एक टर्म है कल्चरल एसिमिलेशन। कोई भी समुदाय, कोई एक जगह में अगर 2 से 3 समुदाय रहता है तो होता क्या है कि बहुत लंबे समय से अगर रह रहे हैं तो एक दूसरे का जो कल्चर है या तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, या तो मिक्स हो जाता है, या तो किसी भी तरीके का उससे नया संस्कृति उत्पन्न हो जाता है। तो ये लोग भी लगभग 1700 ईस्वी से यहाँ लगभग रह रहे हैं, लगभग इनका भी ठीक ठाक इतिहास है। तो ये लोग भी यहाँ के जो झारखंड के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिए, इसलिए थोड़ा बहुत जो अगर समानता दिखता है तो उसके वजह से बस ये कल्चरल एसिमिलेशन ही एक लौता कारण है। वो कुर्मी समुदाय के जितने भी विधायक सांसद हैं, ज़्यादातर जो विपक्ष में है, वो खुल के जो है इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। रेल टेका में भाग लेने वाले हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी और भी कई नेता। लेकिन झारखंड में आदिवासी समुदाय से 28 विधायक आते हैं, 5 सांसद आते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप लोगों के समर्थन में। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक कि जितने भी सामाजिक संगठन है, किसी ने अभी तक किसी भी अपने आदिवासी विधायकों का हम लोगों ने समर्थन ना मांगा है, ना अभी हम लोग उनके पास गए हैं। ठीक है, हम लोग को अगर लगेगा कि उनका समर्थन का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और उनसे समर्थन भी मांगेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका समर्थन भी हम लोग को प्राप्त होगा। आपने कहा कि कुर्मी समुदाय के द्वारा पूरी तरीके से उनको आंदोलन का समर्थन मिल रहा है। देखिए, कौन समर्थन कर रहा है इनको? 2 पॉलिटिकल पार्टी समर्थन कर रही है। एक जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए समर्थन कर रही है, और एक ने समर्थन करके अपना अस्तित्व को खत्म कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आजसू पार्टी जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए वो इस आंदोलन का समर्थन करके अपना अस्तित्व बचाना चाह रही है, और एक जेल गेम जो धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्र में भी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, इस मुद्दा पे समर्थन करने के बाद उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। खास करके आदिवासी युवाओं को क्या कहिएगा जेल कैंप को लेकर, क्योंकि उनका झुकाव बड़ी ज्यादा था जयराम महतो की तरफ। धीरे धीरे देखिएगा, हमारे समुदाय से आदिवासी से जो भी जेल कैंप या आजसू में थे, धीरे धीरे देखिए आज भी बहुत लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को उनसे किनारा किया है। धीरे धीरे सभी लोग जेल कैंप और आजसू से किनारा कर लेंगे। और आज भी मैं कहता हूँ, पहले माटी उसके बाद पार्टी। वो पहले अपना समाज को देखेंगे, उसके बाद पार्टी को देखेंगे। वो पार्टी ही क्या जो समाज को अपना बचा न सके। कहने का मतलब है कि अगर कोई आदिवासी समुदाय जेल कैंप में है और जेल कैंप कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का मांग करता है, तो एक तरह से आदिवासी का अस्तित्व के खतरे में है।
आदिवासी का सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का खतरे में आ जा रहा है। तो इसलिए वो अपना पहले समाज को देखेंगे, उसके बाद पार्टी को देंगे। और ऐसे सभी लोग, मैं अब सबको देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत लोगों से मेरा पर्सनली बात भी हुआ था, सभी लोग वहाँ से बाहर निकल करके अपना समाज के लिए खड़े हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा शशि जी, क्या इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 के किताब में कुर्मियों को आदिवासी सूची से बाहर रखा गया है? देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ का नाम दिया गया है जिसको इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखा गया है। उसमें कुर्मी का भी नाम है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये प्रूफ नहीं होता है कि उससे आप आदिवासी है। उसमें तो आप देखेंगे घासी लोग का भी नाम है, घासी तो आदिवासी नहीं है, वैसी कम्युनिटी में है। तो फिर आप कैसे आप दावा कर, उसमें बहुत सारा कम्युनिटी ऐसे है। आप सिर्फ इंडियन सक्सेशन एक्ट में आप ये झारखंड का लिस्ट देख रहे हैं ना, बाकी अन्य राज्य का भी लिस्ट देखिए, इसमें बहुत सारा कम्युनिटी है जिसको बाहर रखा गया है। तो क्या इसका मतलब बाहर रखा गया तो वो सब भी आदिवासी हो गए हैं? तो ये कहीं से भी आपको ये दावा प्रूफ नहीं करता है कि आपको आदिवासी रखा गया, ये आदिवासी का सूची है या ये आदिवासी के लिए ही केवल है। जो इनका मांग है कि हमको एसटी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, क्या शशि पन्ना खुल के इसका विरोध करेंगे? देखिए, आदिवासी समाज सिर्फ शशि पन्ना नहीं, पूरे आदिवासी समाज, ये लोग जो एसटी सूची में डिमांड करने का मांग कर रहे हैं उसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। और जो ये रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी समाज ने प्रण लिया है कि रेल टेका करने वाले का घुटना टिकवा देंगे इस बार हम लोग। और देख लीजिएगा, ये आंदोलन 2 से 3 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जैसे दुर्गा पूजा शुरू होगी, ये सब लोग आंदोलन स्थगित करके दुर्गा पूजा मनाने लगे। एक सवाल बच गया मेरा, बड़ी ना सोशल मीडिया पर वार छिड़ा है शशि जी। लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों का कहना है कि हमारे पुरखों को देखिए, हमारे पुरखे एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी रहे हैं। कुर्मी समुदाय में कौन आंदोलनकारी रहा है, कौन क्रांतिकारी रहा है? अब कुर्मी समुदाय भी जो है चुआड़ विद्रोह का जो है हवाला दे रहे हैं कि भाई रघुनाथ महतो और भी कुछ नाम ले रहे हैं। इसकी क्या सच्चाई है? मैंने कहा कि ये लोग फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं कल डिबेट के बारे में बताया कि किस तरह से डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया गया है। एक्चुअल में जो चुआर विद्रोह के बारे में कहा जा रहा है वो रघुनाथ सिंह भूमिज के बारे में जिक्र है गजेटियर में, लेकिन ये लोग रघुनाथ सिंह भूमिज को हटा करके रघुनाथ महतो कर रहे हैं। तो इनका सातिरता को देखिएगा किस तरीके से इनका। आप इतिहास आदिवासी का देखिए ना, अब पहाड़िया विद्रोह देखिए, तिलका माझी ने किया, संथाल विद्रोह देखिए, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो सभी ने आंदोलन किया। वीर बुद्धू भगत को देखिए, कोल विद्रोह किया। बिरसा मुंडा का आप विद्रोह देखिए, सब जगह आदिवासी ने विद्रोह किया। इनका तो कहीं उस पर योगदान नहीं है। अगर इनका इतना बड़ा योगदान, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इनका सहभागिता भी तो किसी भी आंदोलन में नहीं दिखता है हमको। आप रिसेंट में देखिए जो सीएनटी एक्ट ये लोग हल्ला करते हैं, हम लोग भी है। जब सीएनटी एक्ट में संशोधन हो रहा था तो कहाँ ये लोग सोए हुए थे? कोमा में थे ये लोग उस समय, कि हड़िया दारू पी के सोया हुआ था ये लोग? जब सीएनटी एक्ट में रघुवर दास ने संशोधन किया था तो उस समय कहाँ थे ये लोग? कहाँ इन लोग का एक विरोध भी आप दिखा दीजिए। सरना धर्म कोड की बात करते हैं ये लोग, कुछ लोग का दावा रहता है कि हम लोग सरना धर्म को मानते हैं। मैं अब आप इसको भी मैं डेटा के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर ये सरना धर्म को मानते हैं, 2011 में सेंसस हुआ। 2011 में जब सेंसस हुआ तो झारखंड के इस साइड एरिया में लगभग 44 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म कोड का, सरना का कॉलम, अदर्स में सरना कॉलम में टिक किए। अगर सचमुच में सरना होते तो उस समय ये जनगणना का में जब सेंसस हो रहा था तो अदर्स में सरना टिक करते कि नहीं करते? और ये दावा करते कि हम 1 करोड़ है तो इसका उस हिसाब से तो 1.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए था सरना मानने वाले धर्म वालियों का। लेकिन आपको डेटा में तो नहीं दिखता है। लेकिन अब देखिएगा, अब ये लोग अभियान चला रहे हैं करम मनाने का, सरहुल मनाने का, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का। और अब ये भी ये लोग अभियान चलाने वाले हैं 2027 का जनगणना में कि हम लोग सरना धर्म कोड में टिक मारेंगे। ठीक है ना? तो ये कहीं से चलने वाला नहीं है, आंकड़ा मरता नहीं है। हमारे पास 2011 का भी सेंसस डेटा है, 2001 का भी सेंसस डेटा है। जब आप वहाँ पर चालाकी कीजिएगा तो हमारे पास काउंटर करने के लिए 2011 और 2001 का डेटा भी मौजूद है। जी चलिए, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शशि पन्ना जी बात करने के लिए मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि जो आपने सवाल हमें दिया था, जिस बात को लेकर आपको डाउट था, वो क्लियर हो गया है। इन्होंने बखूबी हर सवाल का जो है जवाब दिया है। बाकी कल रेल टेका आंदोलन होने वाला है। 40 स्टेशन को जो है टारगेट किया है कुर्मी समुदाय के लोगों ने। और भी बहुत सारे सवाल थे लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ये रेल टेका आंदोलन खत्म हो जाएगा तब हम लोग शशि जी से मिलेंगे और फिर से विस्तार रूप से जो है एक बार बैठक करके बातचीत करेंगे। और दूसरे तरफ जो है कुर्मी समुदाय के एक स्कॉलर को रखेंगे और शशि जी को रखेंगे, तब जाके बात क्लियर होगा कि जो है किनका डॉक्यूमेंट जो है सच कह रहा है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा। धन्यवाद शशि जी।